शादी बाय मिस्टेक भाग 8। अब तक हमने पढ़ा कि ऋतिक पल्लवी से कहता है तुम तैयार हो जाओ और आरो और पिया को भी तैयार कर दो। अब आगे पल्लवी पिया और आरो को तैयार करने के लिए कमरे में ले गई। ऋतिक और स्नेहा बाहर ही कमरे में बैठे हुए थे। स्नेहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। ऋतिक, हाँ बोल। स्नेहा, पर पहले वादा करो कि आप गुस्सा नहीं होंगे। ऋतिक, तू कोई फालतू बात मत करियो। स्नेहा, फालतू तो नहीं है, काम की ही है, पर आपका कोई भरोसा नहीं। ऋतिक, अब चुपचाप बोल, क्या बात है। स्नेहा, आप पल्लवी भाभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हो। ऋतिक, ये तू पूछ रही है या बता रही है। स्नेहा, पूछ रही हूँ। ऋतिक, हाँ समझता हूँ। स्नेहा, पर लग नहीं रहा। ऋतिक, मतलब साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है। स्नेहा, ऐसा लग रहा है कि आपने आरो की जिम्मेदारी ले ली है, पर भाभी की नहीं। भाई, आप भी जानते हो कि भाभी ने क्या क्या झेला है। मैं जानती हूँ आप दोनों में वैसा कोई रिश्ता नहीं है, पर हमें उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस करवाना चाहिए। मेरा मतलब है, देखो उनको कि वो किसी भी तरीके से आपको खुश नजर आती हैं। ऋतिक, हाँ खुश तो नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। तू जानती है मैं उससे एक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रख सकता। स्नेहा, भाई मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ, पर उनको छोटी छोटी खुशी तो दे दो कम से कम, या थोड़ा दिखाओ कि सच में आप उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानते हो। ऋतिक, तू जो बोलना चाहती है साफ साफ बोल, ऐसे बातें ना बना। स्नेहा, आप अभी आरव के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो ना, तो आप उनके लिए भी कुछ खरीद लेना। मेरा मतलब है कुछ कपड़े या कुछ सामान दिला देना, शायद उनका ध्यान पुरानी बातों से हटे। मैं जानती हूँ कि इन सब चीज़ों से उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, पर थोड़ी तो मिल ही सकती है। और एक बात खुद सोचो कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो क्या वह आपसे बोलेंगी। मुझे तो लगता है कि वह तो मुझसे भी नहीं बोलेंगी। ऋतिक, बात तो तू सही कह रही है, अब मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आज मैं उसे भी कुछ सामान दिलवा दूंगा, पर स्नेहा तुझे भी मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। देख, तू उससे एक दोस्त की तरह बात करेगी तो शायद वो अपनी ज़रूरतों के बारे में बता दे तुझे, और फिर हम मिलकर वह सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। कभी कभी तू भी ले जाना उसे बाहर। स्नेहा, भाई यह बोलने की बात है ही नहीं, मैं तो आज आई ही इसीलिए थी कि आरो और पिया के बहाने उन्हें ही लेकर जाती हूँ, पर अब आप जा रहे हो तो यह भी सही है। ऋतिक, वैसे स्नेहा मैं सोच रहा हूँ कि हम सबको साथ चलना चाहिए यार। देखो हो सकता है कि मेरे साथ शॉपिंग करने अकेले जाने पर थोड़ा अजीब लगे, और फिर वह शायद अपनी पसंद भी ना बताए, और फिर मैं कैसे ही कुछ पसंद कर पाऊँगा या कुछ खरीद पाऊँगा उसके लिए। स्नेहा, भाई आप एक फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी के मालिक हो और आपको पसंद करने में प्रॉब्लम होगी, यह बात थोड़ी अजीब नहीं है। ऋतिक, मैं पसंद तो बहुत कुछ कर दूं, पर उसे भी आना चाहिए ना। और हम अभी जानते ही क्या है पसंद होगा, और मैं अपनी पसंद उस पर थोप नहीं सकता। स्नेहा, काफ़ी समझदार हो गए हो आप भाभी से मिलने के बाद, पर मुझे नहीं जाना आपके साथ। ऋतिक, क्यों। स्नेहा, आप दोनों अकेले जाओगे तो थोड़ा समय बिताओगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को थोड़ा समझोगे। ऋतिक ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोला। ऋतिक, तू फिर शुरू हो गई अपनी बकवास लेकर। स्नेहा, अच्छा बाबा ठीक है, साथ में ही चलते हैं। ऋतिक, हाँ यह हुई ना बात। स्नेहा, वैसे भाई आपका सही है, पूरे एक हफ्ते से घर पर बैठे हो पत्नी के लिए, और फिर बोलते हो पत्नी के साथ अकेले नहीं जाना। ऋतिक, बकवास बंद कर, मैं चला जाता तो इन दोनों नन्हे शैतानों को कौन संभालता। स्नेहा, सही है, बच्चों के नाम पर खुद ही ऐश कर रहे हो। ऋतिक, तू आजकल ज़्यादा नहीं बोलने लगी है। स्नेहा, हाँ हाँ सच बोलो तो ऐसे ही होता है। ऋतिक, हाँ देवी जी, आप तो हमेशा ही सच बोलती हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा सच तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। स्नेहा, बिल्कुल सही कहा। उन दोनों के बीच ऐसे ही नोकझोंक चलती रही, और तब तक पल्लवी खुद तैयार होकर और आरो और पिया को तैयार करके बाहर आ गई। स्नेहा, लो भाभी भी तैयार हो गई और पिया और आरो भी। भाभी, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हम सब साथ ही जा रहे हैं अब। पल्लवी, यह तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आरो पक्का आपको परेशान कर देता। बड़ी मुश्किल से तैयार किया है मैंने इसे। स्नेहा, तो हमारे नन्हे से शैतान अपनी मम्मी को इतना परेशान करते हैं। आरव पल्लवी के पीछे जाकर छुप गया, और उसकी ऐसी हरकतें देखकर सब मुस्कुरा दिए। स्नेहा, भाई पता है ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ड्राइवर हो। ऋतिक, क्यों।
स्नेहा खुद को देखो और हमें देखो, हम सब तैयार हो गए हैं और आप अभी तक ऐसे बैठे हो। ऋतिक, अरे सॉरी, मैं तो तैयार होना ही भूल गया, मैं अभी जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। ऋतिक तैयार होने अपने कमरे में चला गया। पल्लवी और स्नेहा ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में ऋतिक भी तैयार होकर बाहर आ गया। सब गाड़ी में बैठे। आरव और पिया पल्लवी के पास बैठना चाहते थे, इसीलिए पल्लवी पीछे की सीट पर उनके साथ बैठ गई। स्नेहा और ऋतिक आगे बैठे हुए थे। ऋतिक गाड़ी चला रहा था। वह सब मॉल गए और पहले आरव और पिया के लिए कुछ खिलौने और कपड़े खरीदने लगे। फिर वह दूसरी दुकान पर गए जो कि कपड़ों की थी। स्नेहा, चलो भाभी, अब आपकी शॉपिंग का समय शुरू होता है। पल्लवी, अरे नहीं नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। स्नेहा, अरे भाभी देखो, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सूट और साड़ियाँ हैं, पर कुछ ड्रेस तो ले लो। पल्लवी, नहीं, मुझे सच में ज़रूरत नहीं है। स्नेहा, हे भगवान भाभी, अब आप यहाँ मत बोलना कि आप ड्रेस पहनती ही नहीं हो। पल्लवी, वह क्या है ना कि मैं बहुत कम पहनती हूँ यह सब, और वह भी आयुष के साथ ही पहनती थी क्योंकि उनके साथ ही मैं सहज महसूस करती थी ऐसे कपड़ों में। अगर वह नहीं होते थे तो मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहन पाती थी। जब भी हम साथ कहीं जाया करते थे घूमने, तभी मैं उनके लिए कभी कभार ऐसी ड्रेस पहन लेती थी। पल्लवी को पुरानी बातें याद आने लगी। उसे आयुष के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगे। ऋतिक को समझ आ गया कि पल्लवी यादों में खोई हुई है। ऋतिक, तो कोई बात नहीं पल्लवी, तुम सूट और साड़ी ही ले लो। पल्लवी, नहीं, मुझे सच्ची ज़रूरत नहीं है अभी। ऋतिक कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा स्नेहा, तू ही ले ले, अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। स्नेहा, पर भाई। स्नेहा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋतिक ने उसे कुछ कहने के लिए इशारों में ही मना कर दिया। ऋतिक, मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं अभी आया। तुम जब तक कपड़े देखो, और हाँ, आरव और पिया का भी ध्यान रखना। स्नेहा और पल्लवी ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। ऋतिक बाहर गया और कॉल की जगह स्नेहा को मैसेज करने लगा। तू पल्लवी को बोल दे कि वह तेरे लिए कुछ सूट्स और साड़ियाँ पसंद कर दे। बाद में उसे वही दे देंगे क्योंकि मुझे लगता है वह ऐसे तो मानेगी नहीं। स्नेहा ने मैसेज पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए ऋतिक को मैसेज करने लगी। वाह भाई, आपका दिमाग भी तेज चल रहा है आजकल। ऋतिक, अब शॉपिंग पर ध्यान दे। स्नेहा ने फ़ोन रखा और देखा दुकान वाला कुछ ड्रेस दिखा रहा था। स्नेहा, आप हमें सूट और साड़ी दिखाओ। पल्लवी स्नेहा की तरफ देखने लगी। स्नेहा, भाभी मेरे पास ड्रेस बहुत हैं, इसलिए सूट और साड़ी लेने की सोच रही हूँ। और भाभी, अभी देव से मैसेज पर पूछा मैंने क्या लूँ, तो उन्होंने भी यही बोला कि आज कुछ अलग ले लो। और भाभी, आपको इसमें मेरी मदद करनी है। मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे सूट और साड़ी लेनी चाहिए। आपको तो पता होगा ना, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। पल्लवी मुस्कुराते हुए ठीक है बोली। ऋतिक भी दुकान में वापस आ गया और उसने देखा कि पल्लवी स्नेहा को सूट और साड़ी चुनने में मदद कर रही है। ऋतिक, स्नेहा, या मेरा कार्ड ले और शॉपिंग ख़त्म करो। मैं बच्चों के साथ नीचे जा रहा हूँ। वहाँ नीचे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, तो उन्हें वहीं ले जाता हूँ। स्नेहा, ठीक है भाई। ऋतिक नीचे आरव और पिया को ले गया और पल्लवी और स्नेहा सूट और साड़ियाँ खरीदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कपड़े खरीद लिए और फिर वह भी नीचे ऋतिक और बच्चों के पास चली गई। स्नेहा, भाई आज तो आपके कार्ड का अच्छे से फ़ायदा उठाया है मैंने। ऋतिक, कोई बात नहीं। ऋतिक ने पल्लवी और स्नेहा के हाथ में बैग्स को देखा और फिर मुस्कुराने लगा। फिर सब ने बाहर ही लंच करा और थोड़ी बहुत शॉपिंग और करी और थोड़ा घूमकर फिर डिनर करके रात को घर वापस आ गए। आरव और पिया थकने की वजह से सो चुके थे। पल्लवी और ऋतिक ने उन्हें बेड पर सुला दिया। स्नेहा, चलो भाई और भाभी, अब मैं भी घर चलती हूँ। ऋतिक, अरे तू अकेले कैसे जाएगी इतनी रात को, यहीं रुक जा। स्नेहा, भाई मेरे पतिदेव मुझे बस रात को मिलते हैं और उसमें भी आप मुझे यहीं रोक लो, मैं जा रही हूँ। ऋतिक, अच्छा ठीक है, पर तू ड्राइवर के साथ जा, मैं एक ड्राइवर भेजता हूँ तेरे साथ। स्नेहा, भाई आप परेशान मत हो क्योंकि मैं ड्राइवर के साथ ही आई थी। आप भूल गए क्या कि मुझे ड्राइविंग इतने अच्छे से नहीं आती है, इसीलिए देव कभी मुझे अकेले नहीं जाने देते हैं। और वैसे भी मैं सोच कर आई थी कि भाभी और बच्चों के साथ जाना है तो खुद ड्राइव करने का रिस्क तो नहीं ले सकती, इसीलिए ड्राइवर लाई थी। पर आप ही चल दिए हमारे साथ। ऋतिक, अच्छा ठीक है, संभाल कर जाना और घर पहुंचते ही फ़ोन कर देना। स्नेहा जाने लगी पर पल्लवी ने उसे रोका। पल्लवी, स्नेहा दी, आप अपना सामान भूल रही हो। स्नेहा पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली,
स्नेहा भाभी पहली बात तो यह कि आप मुझे दी मत बोला करो। स्नेहा बोला करो और दूसरी बात यह कि यह सामान मेरा नहीं आपका है और इससे पहले आप 10 सवाल करो, इसलिए मैं बता दूं कि जो भी सवाल हो उनके जवाब भाई से ले लेना और मुझे जाने दो। इतना कहते ही स्नेहा जल्दी से वहां से चली गई। पल्लवी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वह कभी सामान की तरफ देखती तो कभी ऋतिक की तरफ। ऋतिक, वह हुआ यह कि पल्लवी तुम खुद तो कुछ ले नहीं रही थी अपने लिए, इसीलिए मैंने स्नेहा को बोला कि वह अपने नाम पर तुमसे शॉपिंग करवा ले। पल्लवी पर ऋतिक पल्लवी के आगे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, पर वगैरह कुछ नहीं पल्लवी, अब बस बात ख़त्म करो। यह सब तुम्हारे लिए ही है। मैं रामू को बोलकर तुम्हारे कमरे में सारा सामान भिजवा रहा हूँ। पल्लवी कुछ कहती इससे पहले ही ऋतिक वहाँ से चला गया। पल्लवी समझ गई थी कि इस बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वह भी अपने कमरे में चली गई। रामू सारा सामान पल्लवी के कमरे में रखाया। फिर पल्लवी और ऋतिक ने अपनी डायरी में आज जो हुआ वह सब लिखा और फिर उसे लिखकर सो गए। 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। ऋतिक ऑफिस जाता था और अब आरव का भी स्कूल में दाखिला हो गया था, इसीलिए वह भी स्कूल जाता था और पल्लवी पिया के साथ घर पर रहती थी। रात को सब साथ में खाना खाते थे। कभी कभी पल्लवी बच्चों को खिलाते खिलाते नहीं खा पाती थी तो ऋतिक बाद में उसके साथ खाता था, जिससे वह अकेला ना महसूस करे। ऋतिक और पल्लवी के बीच अभी भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं था, पर हाँ, यह कहा जा सकता था कि उनके बीच एक दोस्त का रिश्ता बनने लगा था। उन्होंने एक दूसरे से एक दोस्त के नाते बातें करना शुरू कर दिया था, परंतु फिर भी उनके इस रिश्ते में अभी भी काफ़ी हिचकिचाहट बची हुई थी। तो दोस्तों, कहानी का ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी दोस्तों, तो इस पार्ट को भी प्यार और अपना सपोर्ट दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।